नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। CAA मैं एक राजनीतिक मुद्दा मानता हूं और ये एक कोशिश थी किसी तरह से इस पर बहस खड़ी करने की, उस बहस को मोड़कर हिंदू राष्ट्र पे ले जाने की और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चुनाव के पहले खड़ा करने की। मैंने आप सबसे कहा था कि ये एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत ज़्यादा संवाद करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पे आप संवाद करोगे तो इसका राजनीतिक लाभ कुछ लोग लेना चाहते हैं। उन्होंने इस तार को छेड़ा है और CAA कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाद में अगर कोई सरकार आएगी तो वो बदल भी सकती है, लेकिन अब ये एक नई चीज़ हो गई है। लोग इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं तो सरकार CAA के नाम पर झूठ पे झूठ बोल रही है, नई नई बातें कर रही है। एक इंटरव्यू दिया है ANI को अमित शाह ने, और अमित शाह ने, हम ये भी समझेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान को CAA के नाम पर किस चीज़ से खतरा है उस पर जाएंगे। हम इस पे भी जाएंगे कि पूरी दुनिया में हमारी किस तरह से थू थू हो रही है और दुनिया की जितने सभ्य दुनिया है वो हमें क्यों इस कानून को लेकर हमारी आलोचना कर रही है। बहुत सारी चीज़ों पे जाएंगे। पहले बातचीत शुरू करते हैं, उससे पहले आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों को बुला लें, मैं अभी आया। सबसे पहले जान लीजिए अमित शाह ने क्या कहा है। मैं आपको वीडियो सुनवा सकता था, लेकिन वीडियो जो है वो ANI का वीडियो है। ANI के पॉडकास्ट में उसको बोला गया है, तो एक कॉपीराइट का सीरियस मसला है। जब तक हम उनसे इजाज़त ना ले लें हम इसको दिखा नहीं सकते हैं, और इजाज़त उनसे मिलने वाली नहीं है क्योंकि वो एक एजेंसी है और उसकी हर कंटेंट को दिखाने के लिए आपको भुगतान करना होता है। लेकिन अमित शाह का जो इंटरव्यू है इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है और उसमें कितना झूठ है कितना सच है इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे CAA को लेकर किस तरह की चिंताएं हैं। अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि CAA जो है वो ऐसा प्रावधान है जिसका भारत के मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं, कुछ तथ्य ऐसे गिनाए हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए। जब आप झूठ का सहारा लेते हैं इसका मतलब ये है कि सच आपके साथ नहीं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, हमारा भारत 3 हिस्सों में बंट गया, हमारी विचारधारा इसके खिलाफ थी। 1937 में सावरकर के नेतृत्व में, जिनको आप महान स्वतंत्रता सेनानी और अपना प्रेरक व्यक्तित्व मानते हैं, उनकी विचारधारा का पालन करते हैं, उन्होंने बाकायदा सबसे पहले हिंदू महासभा के सम्मेलन में धर्म के आधार पर 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को पारित किया था। और लगातार हिंदू मुसलमान की डिवाइड खड़ी करने का काम इस देश में किया गया और ऐसे हालात बनाए गए कि कोई भी कहे इससे अच्छा है इनको अलग अलग कर दो। और ये हालात अंग्रेज़ों के कहने पर बनाए गए थे। इसको लेकर बहुत सारा इतिहास लिखा गया है और इसलिए बनाए गए थे ताकि अंग्रेज़ों को इस देश को बांटने में आसानी हो। अंग्रेज़ इस देश को इसलिए बांटना चाहते थे क्योंकि अगर वो ऐसा बंटवारा करके जाएंगे जिसमें हमेशा अशांति रहे और उसके कारण उनको यहाँ पर हमेशा दखलंदाजी करने का मौका रहेगा। वो काम उन्होंने भरपूर किया। भला हो कांग्रेस का और इंदिरा गांधी का, जिन्होंने बांग्लादेश को अलग देश बना दिया, जिसके कारण दुनिया में सबसे बड़ी जीत है वो मिलिट्री जीत दुनिया के इतिहास की, और जिसके कारण हमारी दशा वो नहीं है जो इजराइल और फिलिस्तीन की हो रही है। आप देख रहे हैं, मैं इस पर कई वीडियोज़ में डिटेल डाल चुका हूँ, उससे ज़्यादा जाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये कहना कि हमारी विचारधारा धर्म के आधार पर विभाजन के खिलाफ थी, सफ़ेद झूठ है, रिकॉर्ड में सब जगह दिख रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने ये कहा कि वहाँ पर बेटियों, माँ बहनों बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है तो हमारा क्या कर्तव्य है। एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी एक संवेदनशील जगह को, भावना को छूना और एक धार्मिक उत्पीड़न को माँ बहन बेटियों का उत्पीड़न कहना एक राजनीतिक चालबाज की भाषा साफ दिखाई देती है। ये वही भाषा है जो हमारे परवेज़ वर्मा, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, CAA आंदोलन के दौरान कर रहे थे कि माँ बहन को, बेटियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे। इस इंटरव्यू में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जिन बातों का कोई आधार नहीं है,
लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही है, ये बताने के लिए कि बाकी जो पड़ोसी देश हैं उसमें हिंदुओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने एक आंकड़ा लिया है कि जब विभाजन हुआ तो भारत में 23% हिंदू थे, अब 3% बचे हैं। ये संसद में भी सीए पर अपने भाषण में झूठ बोल चुके हैं कि 1947 में भारत में 23% हिंदू थे, अब 3% बचे हुए हैं। जहाँ तक मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, जो वहाँ की हिंदू पंचायत है, जो हिंदुओं का संगठन है, उस संगठन के प्रेसिडेंट का मैंने इंटरव्यू भी किया था, वो करीब 4% के आसपास हैं। उत्पीड़न नहीं है, वो सभी धर्म अपने यहाँ अच्छे से मनाते हैं, ये उनका कहना था। लेकिन भारत के विभाजन के समय 23% हिंदू थे, ये एक ऐसा झूठ है जो झूठ होकर भी सच है। कैसे है? पहली जनगणना पाकिस्तान बनने के बाद 1951 में हुई, भारत में भी पाकिस्तान में भी। उससे पहले की जनगणना 1941 में हुई। तो 1947 का हिंदुओं की संख्या का पाकिस्तान का जो आंकड़ा आप सामने रखते हैं, ये भारत विभाजन के पहले और विभाजन से भी 7 साल पहले 41 में जो जनगणना हुई थी उसका आंकड़ा है। 41 की जनगणना का आंकड़ा 47 में, जाहिर बात है दोनों देशों का बंटवारा नहीं हुआ था। यहाँ से मुसलमान वहाँ नहीं गए थे और वहाँ के हिंदू यहाँ नहीं आए थे। अगर आप उस वक़्त का निकालेंगे तो भारत में मुसलमानों की आबादी भी काफ़ी मिलेगी। लेकिन ये एक बड़ी सफाई से भारत का विभाजन, अगर कोई तुलना करनी है तो 1951 के हिसाब से करनी चाहिए। और जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से उस समय 1.5% के आसपास आबादी बच गई थी पाकिस्तान में, जो बाद में अब 3.25% के आसपास हो गई है। अगर इस तरह के हिसाब से आप जाएं तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है। और इस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को पाकिस्तान बहुत इज्जत से रखता है। वहाँ पर भी फ़िरका परस्त कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो हिंदुओं का उत्पीड़न करती हैं। कई मामले आए जिसमें मंदिर तोड़ दिया गया, लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी देखरेख में दोबारा बनवाया। कई मामले आए कि किसी का घर तोड़ दिया गया और वहाँ के यूट्यूबर्स से लेके, वहाँ के समझदार लोगों से लेके सब लोग अल्पसंख्यकों की तरफ से लड़ते हैं। वहाँ के बुद्धिजीवी संघर्ष करते हैं। जैसे हम यहाँ पर आज सीए पर वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर जब भी कोई उत्पीड़न की बात आती है तो भारत में एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ता है, तो पाकिस्तान में भी लड़ने वाले हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान में उत्पीड़न नहीं है। हाँ है, लेकिन पाकिस्तान में होली भी मनती है, पाकिस्तान में दिवाली भी मनती है और सभी त्यौहार मनते हैं। और पाकिस्तान वैसे ही अल्पसंख्यकों के मामले में जैसे यहाँ पर है, और वहाँ पर भी उनका उत्पीड़न करने के लिए बहुत सारी गलत शक्तियाँ हैं। लेकिन वहाँ पर भी अल्पसंख्यक आयोग है। वहाँ पर दिवाली का जो उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, उसमें वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं। अनगिनत वीडियो मैं देख भी चुका हूँ, अपने वीडियो में इस्तेमाल कर चुका हूँ, नवाज़ शरीफ के, इमरान खान के और शहबाज शरीफ के। बाकायदा वो हिंदुओं के आयोजन में हर दिवाली पर जाते हैं। जैसे भारत में भी हमारे यहाँ इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में नेता लोग शामिल होते रहे हैं। अब सीन बदल गया है। तो वापस आते हैं आंकड़े पे कि 1947 में, तो 1947 में भारत का विभाजन हो गया था, लेकिन आंकड़े 41 वाले थे। तो उनका कहना यह कि तब 23% हिंदू थे, तो तब देश का बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारे के बाद में बहुत सारे हिंदू यहाँ आए और बहुत सारे मुसलमान वहाँ गए। तो एक ऐसा झूठ जिसको व्हाट्सएप पे तरह तरह से रिपीट किया जाएगा, और इसी झूठ के कारण मुझे आज मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश में भी बहुत उत्पीड़न है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ के आंकड़े भी अमित शाह जी ने 22% वाले साझा किए हैं। भारत विभाजन और उसके बाद में पाकिस्तान का विभाजन, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बन जाना, इस बहुत सारी प्रक्रिया में काफ़ी माइग्रेशन हुआ। भारत में बड़ी संख्या में हिंदू सीमा पार करके आए हैं। हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट का भी मामला है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि वहाँ पर भी कठमुल्ले समूह हैं, जैसे कि यहाँ कट्टर हिंदू वाले हैं, और वो समय समय पे उत्पीड़न करते रहते हैं। जैसे आपने देखा नमाज के टाइम पे लात मार रहे थे, वो सजदे में झुका हुआ आदमी को, ट्रेन में गोली मार, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी होती रहती हैं। अब उस घटना को आप उठा लें तो इस देश में हर तरफ उत्पीड़न ही हो रहा है।
लेकिन आप अलग से देखेंगे तो भारत में आज भी संविधान की और इस देश के लोगों के अंदर एक सेकुलर आत्मा मौजूद है, और मुसलमानों को उतना ज़्यादा परेशानी अगर आप ओवरऑल देखें तो नहीं होने देती है जैसे कि पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बांग्लादेश का जो आंकड़ा है, इसमें भी वो कहते हैं 22% से 10% रह गया है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो फैक्टर बता रही है वो फैक्टर ये है कि वाकई वहाँ पर उत्पीड़न होता है। लेकिन बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के प्रांगण में सरस्वती की प्रतिमा बनी हुई है, मैं तस्वीर लगा दे रहा हूँ। वहाँ दुर्गा पूजा होती है, और जैसे यहाँ पर कई बार मुसलमान त्योहारों के तौर पर दंगे होते हैं, वहाँ पर भी दुर्गा पूजा के नाम पे टाइम पे दंगे होते हैं। लोग उसमें दखलंदाजी करते हैं, वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये कहना कि वहाँ पर सिर्फ हिंदू उत्पीड़ित हैं, लेकिन केवल हिंदू नहीं है, कई आंकड़े इस तरह के आए हैं जैसे कि अलग अलग जगहों पे आप देखें तो शिया मुसलमान भी वहाँ पर अल्पसंख्यकों में आते हैं। उत्पीड़न उनका भी होता है, उनको भी परेशान किया जाता है, और उनके नाम पर भी कोई नेता माँ बहन बेटी करके शब्दों का इस्तेमाल करके उसको भावनात्मक बना सकता है। उनको क्यों नहीं? अब इसमें एक अरविंद केजरीवाल का एंगल आता है। ये होता है एक धूर्त राजनीति वाला एंगल। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ऐसे सबको आप खोल दोगे तो भारत में कितनी सारी आबादी हो जाएगी, इन लोगों को नौकरी कहाँ से दोगे, घर कहाँ से दोगे, मकान कहाँ से दोगे, वगैरह वगैरह। देखिए, सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। जो शरणार्थी होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, रोहिंग्या हो, कोई भी व्यक्ति अपना घर, अपना देश शौकिया नहीं छोड़ता है, और वो जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पर विदेश नहीं जा रहा है। जैसे कि यहाँ से लाखों लोग, भारत के नागरिकता छोड़कर विदेशों में बस गए हैं क्योंकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। वो भारत में किसी ऐसी परिस्थिति और उत्पीड़न के कारण आ रहे हैं जिसमें उनको सहारे की ज़रूरत है। इंसान को इंसान का सहारा होना चाहिए, इंसान को इंसान से हो भाईचारा बात होती है। उस तरह के लोग आते हैं। रोहिंग्या किन परिस्थितियों में आए हैं, क्यों सरकार ने उन्हें शरण दी है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जो लोग व्हाट्सएप वाले नहीं जानते, उनको बता दूं, वो शौक से नहीं आए हैं। उनको भी धार्मिक आधार पर सताया गया है। उनको बांग्लादेश वाले मुसलमान मानने को तैयार नहीं हैं। म्यांमार की सरकार ने ऐसे सीए टाइप के कानून बनाए थे और उनको एकदम उत्पीड़ित करके उनको फौज ने वहाँ की बुरी तरह से परेशान किया, प्रताड़ित किया, और उनको देश छोड़ना पड़ा, और जहाँ उनको जगह मिली वहाँ बस गए। तो जो भी शरणार्थी हैं, किसी भी धर्म के हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, या कोई भी हैं, अगर उनका अपने देश में उत्पीड़न हो रहा है तो उनको किसी भी सभ्य देश को शरण देना चाहिए, शरणागत बनाना चाहिए। तो ये सीए का मामला है। लेकिन भारत में जब ये हो रहा है तो दुनिया क्या कर रही है? राइटर्स की एक खबर है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। राइटर्स ने इसमें बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से दुनिया भर में भारत की इस हरकत के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। और ये जो लोग खड़े हुए हैं कोई मुस्लिम देश नहीं है, इस्लामिक देश नहीं है। सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर चिंता बताई है, और इसके साथ साथ अमेरिका की सरकार ने भी कहा है कि ये गलत है और हम इस पर चिंता व्यक्त करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो धर्म पे आधारित सिटीजनशिप लॉ है,
नागरिकता कानून है, ये भारत में एक नई समस्या खड़ी कर देने वाला है। और ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, यानी मूल रूप पे ही ये भेदभाव करने वाला कानून है, इसकी प्रकृति ही भेदभाव करने वाली है। इसके साथ साथ अलग अलग जो दुनिया भर में इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, इसकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं जिनको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसमें दो संस्थाएं बड़ी हैं, ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल, और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के प्रति भेदभाव वाला कानून है। दरअसल ये कानून भारत के संविधान के भी खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब होगा तो पता चलेगा। इस देश में नागरिक कौन हो ये भारत सरकार का अधिकार है, इसको लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत का संविधान दो व्यक्तियों के बीच में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। लेकिन यहाँ जब आप किसी को भारत की नागरिकता दोगे तो धर्म के आधार पर भेदभाव का मसला खड़ा हो जाता है। अब इससे हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी दुनिया में जो हो रहा है, पूरी दुनिया भारत से नाराज़ है सीएए कानून पर, लेकिन फिर भी ये एक तकनीकी बदलाव है जो वहाँ के लोगों को भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह का। हालांकि इन्होंने ये भी कह दिया है कि वहाँ के नागरिकों को हम नागरिकता फिर भी देंगे, मुसलमानों को भी मिलेगी, लेकिन जो दूसरे कानून हैं संविधान के मुताबिक उस तरह से मिलेगी, उसको हम रोक नहीं रहे हैं। लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उसमें हम बौद्ध को पीड़ित मान लेंगे, जैन को पीड़ित मान लेंगे, हिंदू को पीड़ित मान लेंगे, मुसलमान को पीड़ित नहीं मानेंगे, ये इनका कहना है। और इसके पीछे आप जानते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान की बहस हो, मसला खड़ा हो और राजनीति हो, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान की एक चिंता और है। एक शब्द इस्तेमाल हुआ था, अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समयबद्ध तरीके से एक के बाद एक की चीज़ें कैसे होने वाली हैं, इसको समझिए। क्रोनोग्राम घड़ी को भी कहते हैं। तो किस तरह से आप समय के हिसाब से चीज़ों को समझिए। तो जब क्रोनोलॉजी अमित शाह समझा रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी जो अपने आप में अब हम सबको समझने वाली है। पहले सीए भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा था पहले सीएए लागू होगा। तो सीए लागू होगा मतलब जो भारत में घुसपैठिए आए हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, उन घुसपैठियों में धर्म के आधार पर छांट छांट के हम पहले दे देंगे नागरिकता। उसके बाद आएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी, यानी एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें देश के जो नागरिक हैं, दो रजिस्टर होंगे, एक एनपीआर होगा और एक एनआरसी होगा। एनआरसी मतलब देश के हर नागरिक का उसके अंदर नाम लिखा होगा कि भैया ये आदमी भारत का नागरिक है, ऐसे करके एक रजिस्टर होगा। मतलब आप सोचिए कि एक पूरा रजिस्टर मतलब रजिस्ट्रेशन जहाँ होना है वो जगह, वो पोर्टल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो एक रजिस्टर ही हो जिसमें पूरे देश के नागरिकों का नाम लिख दिया जाए, फिजिकल रजिस्टर। उसमें क्या है कि पूरे भारत के नागरिकों का डेटा रखा जाएगा, ये कौन आदमी भारतीय है कौन नहीं है। तो पहले उनको दे देंगे यहाँ पर नागरिकता, उसके बाद लोगों से कहेंगे कि भैया हम आपका नाम लिख रहे हैं सिटीजनशिप रजिस्टर में, अगर आप नहीं आए एनआरसी में तो हम आपका नाम एनपीआर में लिखेंगे। एनपीआर मतलब भारत में रहने वाले हर आदमी का रजिस्टर, चाहे वो भारत का नागरिक है या नहीं है।
आप समझ गए, दो चीज़ें हो गई, एनआरसी और एनपीआर। तो अब आप भारत के नागरिक हैं तो एनआरसी में आपका नाम होगा। अब एनआरसी में नाम कैसे होगा, इसकी सरकार ने एक लिस्ट बनाई है, उसमें उन्होंने कुछ कानून रखे हैं। और वो कानून कहते हैं कि आपको 70 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है भारत में, तो आपको अपने 70 से पहले के कागजात देने पड़ेंगे। यानी 1970 से पहले का या तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट हो, तब बर्थ सर्टिफिकेट इतना चलन में नहीं था, या कोई ऐसा प्रमाण, आपके पिताजी की मार्कशीट हो, पिताजी का सर्टिफिकेट हो, या पिताजी, तो ये सारे कागज पत्र लेके आपको आना पड़ेगा और जमा कराना पड़ेगा। यानी सबूत देना पड़ेगा कि 1970 से पहले इस देश में आप थे। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पे लागू होगा, याद रखना। आप बताइए कागज दे पाएंगे? आप बताइए आप 70 से पहले के कौन कौन से कागज दे सकते हैं? आप हो सकता है दे पाएं क्योंकि आपके परिवार में लोग, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, या उनके पास में उस समय यूनिवर्सिटी के कागज़ वगैरह हों, या उनकी अपनी घर संपत्ति ज़मीन हो, उसके कागज़ निकल आएँ माता पिता के नाम से कुछ, और या फिर कोई और इस तरह का प्रमाण 70 से पहले। लेकिन अगर आप गरीब गुरबे हैं, भारत में तो 70%, 70 से पहले तो 70-75% लोग ऐसे थे, भूमिहीन, गरीब किसान, जिनके पास में कुछ भी नहीं था, उत्पादन के साधन ही नहीं थे, दूसरों की मजदूरी करते थे, कोई खेत मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। इसी देश में 1 कटोरी चावल और 1 आलू पे पूरे दिन लोग काम किया करते थे। वो लोग अपने प्रमाण कहाँ से लाएंगे? और जब वो लोग प्रमाण नहीं देंगे तो उनका नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ दिक्कतें एनआरसी को लेकर बहुत सारी आई हैं, जो अभी हाल में असम में सीमावर्ती हिस्से में एनआरसी कराई गई थी, उसके दौरान आई है। और उससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तान का नागरिक कौन हो ना हो, ये कुछ सरकारी अफसरों पे डिपेंड करेगा। और वो सरकारी अफसर अगर आपको भारत का नागरिक घोषित ना करना चाहे तो आप नाक रगड़ लीजिएगा, क्योंकि सिटीजनशिप ट्रिब्यूनल बना हुआ है। अफसर के खिलाफ शिकायत करनी है तो सिर्फ आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, और उसके बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जो ट्रिब्यूनल में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, उसके पास तो 70 से पहले के प्रमाण होंगे। बाकी 70% आबादी कहाँ से प्रमाण लाएगी? दूसरा, अभी हाल में 3 साल में जो एनआरसी तैयार हुई वहाँ पर असम में, उस एनआरसी का डेटा कहता है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है, क्योंकि 3.3 करोड़ 29 लाख लोगों का एनआरसी में रजिस्ट्रेशन हुआ और उन्होंने करीब 6.5 करोड़ दस्तावेज सरकार को भेजे। ये एक आंकड़ा है, यानी 3 करोड़ 30 लाख के आसपास लोगों ने 3.5 करोड़ 3 करोड़ 30 लाख के आसपास लोगों ने 6.5 करोड़ दस्तावेज भेजे। और जो फाइनल ड्राफ्ट सरकार में तैयार किया, उसके मुताबिक सिर्फ 3 करोड़ 11 लाख लोगों के ही नागरिकता के पात्र थे। यानी 19 लाख लोग अपनी नागरिकता सरकार के मुताबिक साबित नहीं कर पाए। यानी 3 करोड़ 30 लाख में से 29 लाख में से 19 लाख लोग भारत के नागरिक नहीं है, ये घोषित कर दिया सरकार ने। 3 करोड़ 10 लाख लोग ही भारत के नागरिक माने गए। और ये असम की जो एनआरसी हुई है, उसकी कुल आबादी का 10% लोग हैं, यानी हर 10वां आदमी असम का भारत का नागरिक नहीं है, ये घोषित कर दिया गया। अब आप इससे थोड़ा आगे चढ़ें तो गैर सरकारी संस्था सिटीजन्स फॉर पीस एंड जस्टिस, वहाँ उन्होंने राज्य का दौरा किया और बताया कि एनआरसी केवल अभी असम में ही लागू हुई है, तब ये हाल है। और यहाँ पर जो लोग नागरिकता से बाहर कर दिए गए, उसमें अधिकांश मुसलमान थे। अब आप क्रोनोलॉजी वाले उदाहरण पे जाइए हमेशा के, इसके बाद वीडियो में बढ़ते हैं। पहले विदेशी जो दूसरे धर्म वाले हैं उनको दे देंगे नागरिकता, फिर कहेंगे लाइए सबूत, और जो सबूत पेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरे को तो दे दी है, अब उसको भी सबूत, दूसरे वाले को भी बड़े सारे इन्होंने जो ये सीए में नियम बनाए वो भी टेढ़े मेढ़े हैं।
आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होना चाहिए, पाकिस्तान का फड़ाई का। अरे भाई, जो वहाँ लठ खा के पिट के उत्पीड़न का शिकार होके जान बचा के भारत आया, 2 जोड़ी कपड़े तो ला नहीं पाया वो, उससे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ मांग रहे हैं, वो एक अलग चैप्टर है। तो अब क्या होगा कि ये जो लोग हैं इनको तो इन्होंने बना लिया नागरिक, यानी बाहर से आए हुए लोगों में से हिंदू हिंदू छांट के रख लिया और मुसलमानों का सबूत लगाओ, कागज़ दिखाओ। और जो कागज़ नहीं दिखाएंगे, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सारे तो बांग्लादेशी पाकिस्तानी होंगे। नहीं, भारत के नागरिकों के साथ भी हुआ है। एक टीवी एक्टर थे, उनका परिवार अपना जो है वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाया था और उन्होंने इसके खिलाफ जमकर बयान दिया था। याद कीजिए जब सीए का आंदोलन हो रहा था। तो जो क्रोनोलॉजी की बात हो रही है वो यही हो रही है कि पहले आपको हिंदू को नागरिकता दे देंगे, उसके बाद कहेंगे बेटा आ जाओ। अब इसके साथ साथ रोहित डे है येल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उन्होंने लिखा था कि इस कानून को अगर समझना है तो 1982 में म्यांमार ने, यानी वर्मा जो होता था बर्मा, उसने एक नागरिकता नीति बनाई थी, ये उससे मिलता जुलता है। और उन्होंने क्या किया कि जो अपनी पसंद की जो स्वदेशी जातियां थीं उनको विशेषाधिकार दे दिए, रोहिंग्या को उनसे बाहर कर दिया, जैसे यहाँ पे हिंदुओं को हमने अपना नागरिकता दे दी और बाकी को बाहर कर दिया, और फिर उनको मिलिट्री दमन ये सब कर आके अब जो वहाँ से आ गया है या नहीं भी आया, भारत का नागरिक है लेकिन उसके पास नागरिकता का कागज पत्रा नहीं दे पाया है, अधिकारी जी की जेब हथेली गर्म नहीं कर पाया है, मामले पकड़े गए हैं करप्शन के, वो जो आदमी है उस आदमी के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कह दिया हमारे तो है ही नहीं है, ये हमारे नागरिक ही नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बांग्लादेशी ने कहा हमारे नागरिक, ये तो मुसलमान ही, तो हमारे हैं ही नहीं, भगा दिया। अब रोहिंग्या बेचारे हर जगह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भारत में भी उनकी नफरत की राजनीति हो रही है। अब वो कह दिया हमारे तो है ही नहीं, और जबरदस्त हिंसा उनके साथ हो रही है। म्यांमार ने कह दिया हमारे नहीं है, बांग्लादेश उनको घुस नहीं दे रहा, कह रहे म्यांमार के हमारे नहीं है। भारत भी, तो कुल मिला के जो बाकी अलग अलग देश जो हैं वो किसी तरह से वो कहीं जाके उन्होंने शरण ली संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद में। दिल्ली में भी रहते हैं बेचारे, अब वो अपना कुछ काम धंधा कर रहे हैं तो उसको दामाद लिखा जाता है सोशल मीडिया में उन पीड़ित लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं है। आप खुद अपने से कल्पना करो, आप 4 पीढ़ी से किसी धरती पे रह रहे हो और आपसे कहा जाए कागज लाओ, बस थोड़ा सोचो 70 से पहले का कागज देना है आपको, आपके घर में कौन कौन सा कागज है आप जरा याद करो, 70 से पहले का, बस इतना बार याद कर लो आप, हिंदू हो या मुसलमान हो। खैर, तो ये सब हुआ और उसके बाद में 3 अधिकारियों के अंडर में पूरा ऑपरेशन था असम का, जिसमें 60,000 कर्मचारी लगाए गए थे, और उसमें बाकायदा एक प्रदीप हेरजिला नाम के अधिकारी थे, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा सिटीजनशिप को लेकर। ऐसे ऐसे कारणों से लोगों की नागरिकता के दस्तावेज खारिज कर दिए गए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप 70 से पहले का कागज़ लेकर आए हैं और अगर अधिकारी कहते मैं इस कागज़ को नहीं मानता, तो आप दूसरा 70 से पहले का कागज़ कहाँ से लाएंगे? आज की तारीख में अगर कई बार कई जगह पे आपको कागज़ लगाने पड़ते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे घर में काम करने वाला एक शेर सिंह आया था, हेल्पर था हमारे दिवाली पे, जब हमारे यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। शेर सिंह को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई वो नहीं है, प्रमाण नहीं था, उसको आधार बनवाना था और वो धक्के खा रहा था, उससे लोगों ने पैसे लिए 500, 700, 800 रुपये आधार बनवाने के। तो ये तो आज के कागज़ की बात है, 1970 से पहले का कागज़, सोचिए ज़रा। खैर, इन अधिकारियों ने एनआरसी सूची में कई लोगों का नाम शामिल नहीं किया। एक उदाहरण है, एक खूटापुर गांव है असम के ग्वालपाड़ा का, वहाँ के एक आदमी है सकेन अली, उसका नाम दस्तावेज में संदिग्ध बता दिया गया और उसको उठा के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। भैया नाम में क्या कमी थी? अब वो सकेन अली नुक्ता लगाते रहे होंगे तो सकेन लिखा गया होगा, का लगा के सकेन, और लिखने वाले ने उसको सखेन कर दिया। तो सकेन को लोग सखेन भी लिखते हैं और सकेन भी लिखते हैं, और जो शुद्धता बात है वो नुक्ता लगा कर लिखते हैं। इतने भर पे उस आदमी का नाम जो सखेन लिखा गया था उसको डाल दिया उठा के कि भाई तुम भारत के नागरिक ही नहीं हो, डाल दिया उसको डिटेंशन सेंटर में।
आपके नागरिकता के अधिकार छीन लिए गए, रोजी रोटी कमाने वाने सारा अधिकार। एक खुली जेल, डिटेंशन सेंटर क्या है? एक खुली जेल है, उसमें रहो। और ये सारी चीज़ें असम सरकार ने क्या किया, जो मैंने बताया, ट्रिब्यूनल बना दिया, उसके बाद में हाई कोर्ट है। तो ये चीज़ें जो आ रही हैं, ये भारत के मुसलमान को कर रही हैं परेशान, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान ऐसे हैं जिनका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, दूसरी परिस्थितियाँ, ये तो मोहब्बत के मारे लोग हैं ना। ये लोग चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, इनको लगा यहाँ पे ही रहते हैं, अपनी ज़मीन है, जहाँ बाप दादे रहे हैं, हमको क्या लेना हिंदू मुसलमान से, बस गए। अब इनकी दिक्कत ये है कि ये जो तैयार करेंगे जब सिटीजनशिप रजिस्टर, तो 70 से पहले के कागज़ कहाँ से लाएंगे? चुटकुला बना सकते हैं कि बकरी खा गई, लेकिन जब सामने ऐसे लोगों से, जो क्रोनोलॉजी वाले लोग हैं, उनसे मुकाबला होगा तो कहाँ तक बचेंगे? ये चिंता है भारत के मुसलमान की। और ये है सीए का वो खतरा जिसको छिपाया जा रहा है, क्योंकि खुद अमित शाह कह रहे हैं कि एक क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा। पहले सीए भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। यानी पहले हम जिसको अंदर आना उसको पहले नागरिकता दे देंगे वैध रूप से, उसके पास कागज होगा नागरिकता का, उसके बाद में फिर कहेंगे सकैन। और ये तो मुसलमानों के साथ खास तौर पे होगा, नुक्ते वाली समस्या तो बहुत बड़ी है, हमको नहीं पता लोगों के नाम क्या हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं और रिकॉर्ड पे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे एपिसोड में समझ गए होंगे कि सरकार किस तरह से झूठ बोल के आंकड़े ला रही है, किस तरह से भरमा रही है, और शरणार्थियों के प्रति भी कोई लॉयल्टी नहीं है। अभी हाल में दिल्ली में शरणार्थी कैंपों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनको उखाड़ कर फेंका जा रहा था, तो हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा इनको फेंको नहीं, हिंदू शरणार्थी थे, वो पाकिस्तान से आए थे। तो भैया जितने भी लोग वहाँ से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, अगर जेन्युइनली शरणार्थी हैं उनको शरण दीजिए। आप ऐसे धर्म के आधार पर कानून बना देंगे, कल के दिन कोई जासूस घुसा देगा भारत के अंदर, पाकिस्तान जासूस खुशी खुशी घुसाना चाहेगा। और जिस तरह के कागज आप मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जमा करो, या आप स्कूल कॉलेज के अपने डॉक्यूमेंट जमा करो पाकिस्तान के, तभी हम आपको, या बांग्लादेश के, तभी हम आपको नागरिकता देंगे, तो वहाँ की सरकार तो डुप्लीकेट नकली बना के दे देगी, ले जा भाई, बन जा तू वहाँ का सिटीजन, और उसके बाद वहाँ से बताता रहियो क्या क्या करना है। तो ये तो जो हो रहा है, ये अपने आप में एक अनोखी ही दुनिया में अनोखी चीज़ हो रही है। और इसलिए नहीं हो रही है कि इस देश में कुछ बदल जाएगा इससे, इसलिए भी नहीं हो रही है कि वो जो पीड़न सह कर लोग वहाँ से यहाँ आए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि नागरिकता देने का कानून तो अभी भी है। वो जो एक सिंगर था जिसने अपना वजन कम किया है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसको दे दी ना आपने नागरिकता, भारत का नागरिक हो गया। वैसे भी आप दे सकते थे हिंदू या मुसलमान, लेकिन आपको तो देश व सब चीज़ों से अलग एक फोकस रहता है, चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, इलेक्टोरल बॉन्ड से लाओ, काला धन से लाओ, इससे लाओ, उससे लाओ, विरोधियों को जेल में डाल दो, मुकदमे चलाओ, कुछ कर दो, अपनी पहलवानी पक्की रहनी चाहिए। और हमको बनानी है सरकार, और सरकार बनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो ये सब हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।